हो गए। सर, मैं कहूँ उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। जी बिल्कुल। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप सभी से इस तकनीकी बाधाओं और तकनीकी विवशताओं के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। मैं काफ़ी लंबे समय से हम प्रयास कर रहे थे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी आ जाए और आपसे हम रूबरू हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारी जो कक्षा है वह आदिकाल की पृष्ठभूमि पर है और आज का ये व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कैलाश जी गहलोत सर, राजकीय महाविद्यालय सिरोही में आप सहायक आचार्य हैं और आप अपनी बात रखेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल। जैसा कि हम विगत कक्षाओं में देख चुके हैं, जिसे आदिकाल या वीरगाथा काल, सिद्धकाल, सामंत काल, चारण काल अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन बहुत अधिकांश विद्वान इसे आदिकाल की संज्ञा से ही अभिहित करते हैं और उसकी आदिकाल की पृष्ठभूमि को लेकर आज अपने विचार साझा करेंगे। मैं पूरे आदर के साथ आमंत्रित करता हूं राजकीय महाविद्यालय सिरोही से डॉक्टर कैलाश जी गहलोत। आइए सर। धन्यवाद डॉक्टर मनोज सर। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित ज्ञान दूत की इस ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है चर्चा का, आदिकाल की पृष्ठभूमि। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आप देख आए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण, उसका काल विभाजन, किन किन अवधारणाओं और मान्यताओं को लेकर विद्वानों ने किस नियत समय को किस नाम से पुकारना ठीक समझा, उसका क्या समय निर्धारण करना उन्होंने ठीक समझा, इन सारी बातों पर जो है वो विगत विद्वानों ने प्रकाश डाला है। आज जो हमारा प्रथम काल है हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसकी पृष्ठभूमि पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम आदिकाल की पृष्ठभूमि समझे या हिंदी साहित्य का काल विभाजन का जो प्रारंभिक जो पहला काल है आदिकाल, उसे समझने का प्रयत्न करें। उससे पहले हम कुछ दृष्टिकोण समझ ले, हमें इस काल को कैसे देखना है, कैसे समझना है, या हिंदी साहित्य के इतिहास की जो परंपरा रही है, जो उसका कालक्रम रहा है, जिस भी तरह से विद्वानों ने उसे देखा है, समझा है, अभिव्यक्त किया है, उसे हम किस नजरिए से देखें, कैसे समझें। जो नजरिया हमारा रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसका काल विभाजन, उसका नामकरण और विशेष रूप से उसका पहला काल जो आदिकाल है, विविध प्रकार के विरोधाभास लिए हुए हैं। नामकरण को लेकर, विभाजन को लेकर और भी बहुत सारे क्षेत्र जो हम देखेंगे उसमें विवादित है, एक से अधिक मत है, कुछ विरोधाभास भी है। तो हमें इस सारे के सारे परिवेश को ऐसे ही समझना है कि प्रत्येक विद्वान ने इस काल को, इसकी परिस्थितियों को, इसकी पृष्ठभूमि को अपने दृष्टिकोण से देखा है, समझा है, अपने अपने स्रोतों के आधार पर, अपने अपने तर्कों के आधार पर, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने अपने अध्ययन के आधार पर इसको समझने और विश्लेषित करने का प्रयत्न किया है। हमारे पास कोई सर्वमान्य अवधारणा नहीं रहेगी, रहेगी तो भी बहुसंख्यक विद्वानों द्वारा स्वीकृत अवधारणा रहेगी और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहेंगे। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें आदिकाल को समझना प्रारंभ करना है। इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है, कारसाद तासी से लेकर वर्तमान तक भी इतिहास लेखन का कार्य अनवरत रूप से जारी है। जैसे जैसे नए शोध होते रहते हैं, वैसे वैसे इतिहास के नए पक्ष भी उभर कर हमारे सामने आते रहते हैं। तो उस इतिहास के क्रम को भी हमें ऐसे ही समझना है कि जिस भी नए विद्वान ने इतिहास लिखने का प्रयत्न किया, उसने पुराने विद्वानों की कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया, कुछ को अस्वीकार किया। तो समय के साथ साथ कुछ अवधारणाएं, कुछ मान्यताएं परिवर्तित भी होती गई, कुछ स्वीकार्य भी हुई, कुछ स्वीकार्य नहीं भी हुई, कुछ थोड़ी स्वीकार्य हुई और थोड़ी स्वीकार्य नहीं हुई। तो ये एक छोटा सा दृष्टिकोण जो है वो आपकी मदद करेगा इतिहास की परंपरा को समझने में और आदिकाल की पृष्ठभूमि को समझने में। हम आदिकाल
तो उसकी पृष्ठभूमि को समझने से पहले बहुत ही संक्षिप्त में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो स्वीकार्य काल विभाजन है उस पर बात करें तो जो कि जैसा कि नाम सबसे पहले आदिकाल, जिसका समय 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी ठहराया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यही बाद के विद्वानों द्वारा स्वीकार भी हुआ। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास यह समय ठहरता है। हम विक्रमी संवत में से 57 जब घटा देते हैं तो हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाता है। तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हम अपने आदिकाल का प्रारंभ जो है वह स्वीकार कर सकते हैं, मान सकते हैं। बहुसंख्यक विद्वान इस मत को स्वीकार करते हैं। उसके बाद भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, उसके बाद रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी, और उसके बाद हमारा आधुनिक काल 1900 से अद्यतन। लगातार इसके विभाग उपविभाग का जो है वो विभाजन विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है, हम देखते रहे हैं। आदिकाल का नामकरण और जो उसकी समय सीमा है उस पर हम संक्षिप्त बात करें। नामकरण पर जो है वो हम विशेष बात करेंगे कि आदिकाल को जो है वो आदिकाल एक ऐसा काल है जिसका सर्वाधिक नामकरण करने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि प्रारंभिक काल था। प्रारंभ या प्रस्थान बिंदु लेने में कई बार बड़ी समस्या होती है। कहाँ से प्रारंभ किया जाए, किसे ठीक ठीक स्थिति में प्रारंभ करता माना जाए, किस समय को ठीक ठीक स्थिति में प्रारंभिक समय माना जाए, भाषा कौन सी ठीक थी, हिंदी का संबंध कहाँ अपभ्रंश से तय किया जाए, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे विस्तार से भी। समय सीमा में ज्यादा समस्या नहीं है। राहुल संस्कृतायन कुछ पीछे जरूर जाते हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे, लेकिन लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जो शुक्ल जी ने समय दिया है वहां से जो है वो हम हमारे हिंदी साहित्य और भाषा के प्रारंभ को स्वीकार कर सकते हैं। तो जाहिर है हमारे हिंदी साहित्य का आरंभ भी हम वहीं से स्वीकार करते हैं, आदिकाल का आरंभ हम वहीं से स्वीकार करते हैं। हम नामकरण की बात करें तो बहुत विद्वानों ने जो है वो नामकरण का प्रयत्न किया। सबसे पहले डॉक्टर गिरिशन ने चारण काल, चूंकि वीरता के दृष्टिकोण से काफी साहित्य गेय और राजाओं के जो युद्ध के वर्णन थे उनका वर्णन इसमें रहा है, तो उसको अभिहित करते हुए उन्होंने उसको चारण काल की संज्ञा देना उचित समझा। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, इस पर आप पहले भी सुन चुके हैं विद्वान साथियों द्वारा, लेकिन संक्षिप्त में हम बात करेंगे। आरंभिक काल सामान्य संज्ञा है कि भाई शुरू के समय को मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। उनका बड़ा तर्क था कि चूंकि इस समय अवधि में वीरता का साहित्य अधिक लिखा गया। हम अगर देखें खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और विशलदेव रासों को छोड़ दे तो शेष साहित्य में वीरता का साहित्य देखने को मिलता है। तो इस प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने जो है वो उसे वीरगाथा काल नाम दे दिया। लेकिन जैसा कि हमें यह भी विदित है कि बाद में इसका विरोध हुआ, वीरगाथा काल को जो है वो स्वीकार नहीं किया गया, इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि अगर हम देखें कि वीरता का जो साहित्य जिसमें रासो साहित्य की बहुलता है उसमें भी वीरता के साथ साथ श्रृंगार और किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता का पक्ष भी प्रबल रहा है। तो यह नाम जो है वो वीरगाथा काल शुक्ल जी ने दिया था इसे। राहुल संस्कृतायन इसे सिद्ध सामंत युग कहते हैं। बहुत संक्षिप्त में हम इसको समझते हैं। सिद्ध चूंकि सिद्धों का साहित्य इस काल में मिलता है और सामंतवादी काल था। अनेक छोटे छोटे राज्य जो है वो इस समय मौजूद थे राजनीतिक दृष्टिकोण से। समाज में सामंतों के विरुद्ध आक्रोश भी पनपने लग गया था। सामंत अपने हिसाब से और अपने दृष्टिकोण से राजकाज चला रहे थे, तो दोनों का समायोजन था राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से, इसलिए सिद्ध सामंत युग हो गया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल ही कहा शुक्ल जी के अनुगमन पर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संधि काल या चारण काल कहते हैं। चारण काल वही गिरेशन के आधार पर, और जो संधि काल है वो 2-3 दृष्टिकोण से हम इसको समझें। दो संस्कृतियों का संधि काल है। मुस्लिम आक्रांता आने शुरू हो गए थे। हर्षवर्धन का जो राज्य है वह धीरे धीरे अवसान या पतन की ओर चला गया था। दो भाषाओं का भी संधि काल है। अपभ्रंश और हिंदी जुड़ती है, टूटती है, पुनः जुड़ती है, संबंध स्थापित करने का प्रयत्न विद्वानों द्वारा किया जाता है। तो ये संस्कृति, भाषा और विविध कलाओं का भी जो है वो संधि काल है। इस दृष्टिकोण से वर्मा जी ने संधि काल कहना उचित समझा। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज रोपण काल कहते हैं कि किसी चीज का बीजारोपण किया जा रहा है, तो जाहिर है हिंदी साहित्य की जो भाषा है और साहित्य उसका बीज रोपण का ये काल है। रमाशंकर शुक्ल रसालवी से आदिकाल कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा इसे अपभ्रंश काल कहते हैं। वो इसे भाषा विशेष के दृष्टिकोण से अभिहित करते हैं, क्योंकि अपभ्रंश भाषा रही है। अपभ्रंश भाषा पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त इसे प्रारंभिक काल या शून्य काल कहते हैं। शून्य काल से हम समझ सकते हैं कि जिसमें किसी प्रवृत्ति विशेष का व्यवस्थित रूप से निर्धारण नहीं किया जाए, किसी एक चीज पर रुका न जाए। राम प्रसाद मिश्र इसे संक्रांति काल कहते हैं। एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में प्रवेश करना, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और भाषाई आधार पर ये सारी चीजें उस समय हो रही थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अपभ्रंश काल कहते हैं।
श्याम सुंदर दास इसे वीर काल या अपभ्रंश युग कहते हैं। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ इसे अंधकार काल कहते हैं, क्योंकि निर्धारण नहीं हो पाता है चीजों का। हरिश्चंद्र वर्मा इसे संक्रमण काल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य कहते हैं। जातीय विशेष साहित्य, यहाँ पर भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है वो संकेत कर रहे हैं। और सबसे अंत में हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी के मत को लेते हैं, वे इसे आदिकाल के नाम से अभिहित करते हैं। संक्षिप्त में हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि आदिकाल के नाम से जब इस समय विशेष को पुकारा जाता है, तो इसकी जो भी मुख्य प्रवृत्तियां है, चाहे वह वीरता की है, चाहे वह धर्म की है, चाहे वह धर्म के दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता की है या श्रृंगार की है, वो सारी की सारी इसमें समाहित हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से विद्वानों ने आदिकाल जो नाम है उसे समीचीन समझा, उसे ठीक समझा इस काल को बुलाने के। अब हम आदिकाल की पृष्ठभूमि या उसकी परिस्थितियों की बात करें कि किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे हालात में जो है वो आदिकाल बना, कैसे यह धारा आगे चली, किस तरह का जो है वो साहित्य बना, तो उसके पीछे क्या उस समय के हालात रहे होंगे, कैसा उसका परिवेश रहा होगा। हम किसी भी काल की प्रकृति को समझे, उसकी विशेषताओं को समझे, उसकी प्रवृत्तियों को समझे, उससे पहले यह बड़ा आवश्यक होता है कि हम उसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझें। पृष्ठभूमि को समझने से हमें यह समझ में आ जाता है कि यदि रासो साहित्य लिखा जा रहा है, सिद्ध लिख रहे हैं, सिद्ध के लिखने से समाज के लोग बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं, उनकी साधना से प्रभावित हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। उसके बाद नाथ आ रहे हैं, वो सिद्धों की साधना पद्धति को बदल रहे हैं। जैन अपने हिसाब से, जैन कवि अपने हिसाब से साहित्य लिख रहे हैं। इसी के साथ देशी भाषा में साहित्य रचना हो रही है, लोक भाषा में साहित्य रचना हो रही है। तो इन सारी चीजों के पीछे हालात क्या काम कर रहे थे, वो समझने में पृष्ठभूमि हमारी बड़ी सहायता करती है। तो हम परिस्थितियों को देखते हैं सारगर्भित रूप से। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति पर बात करें तो हम पाते हैं कि युद्ध और अशांति का काल है। चूंकि रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा, तो कहीं ना कहीं वीरता दिखाने का जो क्षेत्र है वह युद्ध है। तो युद्ध का काल है, अशांति का काल है। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी के आसपास हो गई। उसके बाद जो संपूर्ण उत्तर भारत है वो विविध खंडों में टूट कर जो है वो बिखरा हुआ नजर आता है। कोई एक केंद्रीकृत सत्ता हमें नजर नहीं आती है। राजपूतों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, वहां तक ठीक था, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो आपस में एक दूसरे से युद्ध भी कर रहे थे। परिणाम स्वरूप अपनी शक्ति को क्षीण करते जा रहे थे। कोई केंद्रीकृत सत्ता उभर के आएगी ऐसा उस समय नजर नहीं आ रहा था। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणकारियों का भय लगातार बना हुआ था। उस समय मुस्लिम आक्रांता जो है वो आने प्रारंभ हो गए थे। तो यह एक जो भय है वह भी जो है वो राजनीतिक परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से निर्धारित करने का कार्य कर रहा था। जैसा कि हमें विदित है, 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी और 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी द्वारा भारत को पदाक्रांत किया गया था। समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि आते हैं, वो लगभग मुस्लिम आधिपत्य में जा चुके थे या जाने की तैयारी में थे। राजाओं की सोच बड़ी संकुचित हो चली थी। एक व्यापक राष्ट्रीयता की भावना जो हम कहें वह विलुप्त होती जा रही थी। अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह और युद्ध का वातावरण जो है वो चारों तरफ मौजूद था। एक सारगर्भित रूप से यदि हम यह राजनीतिक परिस्थिति देखें तो देखिए बड़ा अशांति का काल है, कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं है। सभी जो छोटे राज्य है वो अपने अपने दृष्टिकोण से या अपनी अपनी शक्ति के आधार पर अपना अपना राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सामंती व्यवस्था जो है वो चल रही है इस समय। धार्मिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो जैसा कि राजनीतिक परिस्थिति हमने देखी है संक्षिप्त रूप में, तो हमें कहीं ना कहीं अनुमान हो जाएगा कि अब आगे आने वाली परिस्थितियां भी ज्यादा आशाजनक नहीं नहीं रहेगी। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। बड़ा जो है वो अस्थिरता का समय था धार्मिक दृष्टिकोण से भी। अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर भारतीय समाज में, भारतीय साधना पद्धति में, आध्यात्मिक जगत में घर कर गए थे। उनका अस्तित्व जो है वो पनपना शुरू हो गया था। जो राजपूत राजा थे, सामंतवादी व्यवस्था जो चल रही थी, वो जो अहिंसा मूलक मत थे जैन और बौद्ध, उनमें उनका विश्वास नहीं रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टिकोण से 3 संप्रदायों का बड़ा विशेष महत्व है। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। ये तीनों के तीनों संप्रदाय अपने अपने मतों के आधार पर, अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर आगे बढ़ रहे थे और लोग अपने अपने विश्वासों के आधार पर इनसे जुड़ रहे थे। सिद्धों में धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर अब आचरण विहीनता, चमत्कार, प्रदर्शन और भोग विलास ने जगह ले ली थी। क्योंकि सिद्धों की साधना पद्धति
बड़ी कठिन मानी गई है, अवधूत साधना पद्धति है। उन लोगों ने जो है वो, चूंकि उनका उद्देश्य जो है वो किसी भी प्रकार से विसंगति फैलाना नहीं था, कठिन साधना पद्धति उनकी रही, लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने अपने दृष्टिकोण से साधना पद्धति को परिभाषित करना शुरू कर दिया। वह साधना पद्धति धीरे धीरे जो है वो समाज को पतन की ओर ले जाने लगी, उसमें भोग विलास की प्रमुखता हो गई। निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर सिद्धों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय जो अस्तित्व में आया, नाथ संप्रदाय ने बौद्ध जो सिद्ध थे, क्योंकि सिद्धों का जो प्रणयन है वो बौद्ध शाखा से हुआ है, तो नाथ संप्रदाय आने के बाद उसमें जो है वो उन्होंने उनकी जो साधना पद्धति पथ से च्युत हो गई थी उसको ठीक करने की कोशिश की, उसको वापस मार्ग पर लाने का उन्होंने प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव, चूंकि हम यह मान चुके हैं कि लगभग विविध मत मतांतर होने के कारण और सामाजिक व्यवस्था में अस्थिरता आ जाने के कारण सभी जगह जो ये अस्थिरता की बात है, या हम कहें कि धर्म के दृष्टिकोण से अराजकता की बात है, या सीधे साधे शब्दों में हम इसे भोग विलास कह दे, आडंबर कह दे, वो सभी जगह प्रवेश कर गया था। तो वह जो विकृति थी वो सिद्धों से होते हुए जैनों में और जैन से होते हुए वैदिक और पौराणिक धर्म में भी प्रवेश कर गई थी। वहां भी विविध प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो चुकी थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि धर्म का मूल स्वरूप जो है वह लुप्त हो चुका था, और धार्मिक दृष्टिकोण से जनता को कोई आशाजनक मार्ग जो है वो नजर नहीं आ रहा था। सामाजिक स्थिति की बात करें हम, समाज बड़ा विसंगठित हो चुका था, टूट चुका था। बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि समाज में उस समय जनता को न तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थात राजा के दृष्टिकोण से, शासक के दृष्टिकोण से, और ना ही धर्म के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। जनता पूरी तरह से निराश्रित हो चुकी थी। अशिक्षित जनता पर आडंबरों का बड़ा प्रभाव आ गया था। परिणाम स्वरूप समाज पूरी तरह से आडंबरों में जो है वो समाहित हो चुका था। बड़ा प्रचलन हो गया आडंबरों का। धर्म का वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो गया। वेदों, ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों में अब सम्मान नहीं रहा था। लोग उसी को धर्म समझ रहे थे जो उन्हें दिख रहा था। वो अतीत में जाकर उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की स्थिति में नहीं रहे थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था, लेकिन चूंकि राजपूत भी आपसी कला में व्यस्त थे, ग्रह कला में व्यस्त थे, इसलिए जनता उस ओर से भी निराश्रित थी। समाज में स्त्रियों का अनादर था, वो केवल भोग्या मात्र होकर रह गई थी। हम यहाँ पर यह भी देखें, सिद्धों की साधना पद्धति में स्त्री भोग को या नारी को एक आवश्यक अंग के रूप में, या कहे कि अनिवार्य साथी के रूप में स्वीकार किया गया है। सिद्धों की साधना पद्धति जब वास्तविक साधना पद्धति थी तब तक ठीक है, लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा जब नारी को केवल भोग्या मात्र बना दिया गया तो ये स्थिति बड़ी विकट हो गई। उस समय नारियों का जो है वो बड़ा अनादर हमें देखने को मिलता है। उस दृष्टिकोण से राजा और सामंत अपने ही जीवन में व्यस्त थे। चारों तरफ युद्ध, शांति, निर्धनता के कारण जनता सदैव आतंकित रहती थी, और जो सामान्य जीवन था वो बड़ा दुर्लभ हो चला था। अब हम बात करें सांस्कृतिक परिस्थितियों की। हम यह भी समझे कि चूंकि मुस्लिम संस्कृति आ रही है, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है वो किस प्रकार ये संक्रांति का युग सिद्ध होता है। सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बड़ा उन्नत रहा। हिंदू धर्म व संस्कृति राष्ट्रव्यापी एकता का आधार बनी उस समय। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात भारत मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों संस्कृतियों का जो संगम है वो हमें देखने को मिलता है। मुस्लिम धर्मांधता द्वारा भारतीय संस्कृति के मूल केंद्रों, मंदिर, मठों, विद्यालयों, अध्ययन केंद्रों आदि को नष्ट करने का प्रयत्न उस समय किया गया। स्थापत्य और संगीत, ये एक सकारात्मक बात हमें देखने को मिलती है। इन दोनों ही क्षेत्रों में दोनों संस्कृतियों का बड़ा समन्वय हुआ। दोनों ने एक दूसरे से जो है वो आदान प्रदान किया। लोक जीवन पर हमें मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर हम एक बात यह भी स्पष्ट कर लें, अब्दुल रहमान की रचना मिलती है संदेश रासक। विद्वानों ने जो है वो उसके कथ्य के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि चूंकि वे मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लेखन है या उनका यह जो रचना है उस पर इस्लाम का इतना प्रभाव हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। हम विरोधाभासों को भी साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार हम यह मानते हैं कि समाज पर मुस्लिम आधिपत्य जो है वो हुआ। सामाजिक परिस्थिति में हमें वह परिलक्षित होता है, सांस्कृतिक परिस्थिति में होता है, लेकिन हम यह भी समझने की कोशिश करें कि अब्दुल रहमान जब संदेश रासक लिखते हैं तो उसके कथ्य पर इस्लाम का इतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ मुख्य रूप से जो है वो सांस्कृतिक परिस्थिति थी। अब हम साहित्यिक परिस्थितियों की बात करें, साहित्य के दृष्टिकोण से उस काल विशेष में क्या हो रहा था, हम देखें कि साहित्य रचना की मुख्य रूप से अलग अलग विद्वान वैसे अलग अलग धाराओं को जो है वो अभिहित करते हैं, परिभाषित करते हैं, लेकिन हम अगर समय के दृष्टिकोण से कुछ
निर्धारित करने की कोशिश करें तो 3 धाराएं हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। परंपरागत संस्कृत साहित्य जो वैदिक साहित्य के रूप में या और किसी भी तरह परिवर्तित रूप में चला आ रहा था आगे से, प्राकृत अपभ्रंश भाषा साहित्य जो उस काल का है, जो उसी समय की उपज है, जो चल रहा है उस काल में, हिंदी में लिखा गया साहित्य जिसे बाद में विद्वान हिंदी के अंतर स्वीकार करते हैं और प्रारंभिक बिंदु लेने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रारंभिक चली आ रही संस्कृत, उस काल की प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी का साहित्य, ये 3 मुख्य रूप से चल रहे हैं वहां पर। संस्कृत साहित्य में पुराणों व स्मृतियों पर टीकाएं और ज्योतिष एवं काव्य शास्त्र पर मौलिक ग्रंथ रचनाएं इस काल में हमें देखने को मिलती है। धर्म की मुख्य भाषा अपभ्रंश रही है। जैन कवियों के द्वारा अनेक पुराण अपभ्रंश में नए रूप में प्रस्तुत किए गए। जैन कवि जो है उस समय धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी रचनाएं कर रहे थे। भाटिया चारण कवियों द्वारा देश भाषा में, यह देश भाषा जो है वो लोक भाषा है और ये लोक भाषा जो है वो वह भाषा है जो उस नियत समय में वहां के लोग बोल रहे हैं, अपने व्यवहार में ला रहे हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि जब तक कोई भाषा साहित्यिक दृष्टिकोण से प्रयोग में ली जा रही होती है तब तक वह लोक से दूर रहती है। जैसे वह लोक में प्रयोग में व्यवहार में आनी शुरू हो जाती है वैसे वैसे वह साहित्य से दूर हो जाती है और लोक के नजदीक आती जाती है। खैर ये एक पक्ष है इस बात का। तो वह भी जो है वो चाटिया बारण कवियों द्वारा देश भाषा हिंदी में जनता की मानसिक एवं भावात्मक दशाओं की अभिव्यक्ति की जा रही थी। वो जनता के मनोभावों को इसमें स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सामान्य जन क्या सोच रहा है। रासों के अंतर्गत कुछ अलग खंड या कुछ लोकगीतों के ऐसे स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। चारणों की रचनाओं में वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है साहित्यिक दृष्टिकोण से। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा ये हमें रासो साहित्य में देखने को मिलती है और उनके युद्धों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करने की घटनाओं का उल्लेख भी हमें इस तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये कुछ हम सारगर्भित रूप में हमने समझने की कोशिश की है कि जिसके आधार पर हम यह समझने का प्रयत्न कर सके कि क्या हालात थे उस समय, आदिकाल किस दौर से गुजर रहा था या कैसा उस समय का परिवेश था और क्या कारण रहे कि उसका साहित्य स्तर का निर्मित हुआ। तो कुछ हमें मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों को कुछ इस बारे में जो है वो एक समझ जरूर मिली होगी। इसके साथ ही हम बहुत संक्षिप्त में जो है वो ये समझने की कोशिश करें कि चूंकि इसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला है हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ कहाँ से माना जाए, प्रस्थान बिंदु क्या लिया जाए। कुछ प्रमुख विद्वानों के मत हम देख लेते हैं इस संबंध में। इस संबंध में अनेक विवाद है, अनेक मत है, हर विद्वान अपने दृष्टिकोण से सोचता है और जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको इंगित किया कि इतिहास को समझते हुए हमें यही दृष्टिकोण जो है वो कुछ मदद देगा। गारसा दत्तासी ने समस्या पर विचार करने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि उनका तो प्रारंभिक प्रयत्न था। शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्य बंदीजन नामक व्यक्ति से इसका प्रारंभ मानते हैं। इनका समय लगभग 9वीं शताब्दी ठहरता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जो है वो इसी पुष्य बंदीजन को अपभ्रंश के कवि पुष्य दंत स्वीकार करते हैं जो जैन कवि है, लेकिन उनका समय 713 ईस्वी निर्धारित करते हैं। ये समय का अंतराल आ जाता है। कर्नल टॉड राजस्थान के अच्छे इतिहासकार ने भी पुष्य या पुण्य नामक कवि का ही उल्लेख किया है कि जहां से हम हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु ले सकते हैं। शुक्ल जी जैसा कि हमें विदित है 1050 विक्रमी से इसे स्वीकार करते हैं तो उनका समय 1000 ईस्वी के आसपास ठहर जाता है और वे चंद्रवरदाई को प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त भी हिंदी भाषा का उद्भव 1000 ईस्वी से ही स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इसका उल्लेख किया है। राहुल संस्कृतायन इनका मत जो है वो थोड़ा समझने और देखने लायक है। इसका प्रारंभ 8वीं शताब्दी से मानते हैं। यहाँ पर हम जो है वो भाषा के मसले को भी कुछ थोड़ा स्पष्ट या थोड़ा समझने के दृष्टिकोण से, चूंकि जटिल मसला है, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी, ये 3 शब्द आपको आदिकाल में बार बार देखने को मिलेंगे और तीनों के बारे में विद्वानों के अपने अपने मत है। हम लोक भाषा या देश भाषा को एक बार जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं करें। अपभ्रंश उसका प्रारंभिक रूप है, जैसा कि राहुल संस्कृतायन जो है वो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है वो सरहपा को प्रथम कवि स्वीकार करते हैं और वहीं से हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वीकार करते हैं। तो वे कहते हैं कि अपभ्रंश, राहुल संस्कृतायन जो है वे संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में लेने के पक्षधर है, ये उनका मत है। इसी के साथ अवहट जो है विद्वान मानते हैं कि उसी का थोड़ा सा प्राचीन रूप अवहट है और उसके आगे जाकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो पुरानी हिंदी शब्द लेकर आते हैं। वे कहते हैं कि यह अपभ्रंश जो है वह पुरानी हिंदी है और हम जो है वो उसका समय तब से स्वीकार कर सकते हैं जब से अपभ्रंश साहित्य अस्तित्व में है। तो ये एक सामान्य जो समझ है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये जो मसला है वो काफी विवादित है। तो हमें इन 3 शब्दों का परिचय जरूर हो कि अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी जो है वो किस प्रकार उस समय अस्तित्व में थी।
तो राहुल शंकरतायन का यह मत है कि हम 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मान सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है वो सरपा लिख रहे हैं, सिद्धों का साहित्य अस्तित्व में है और वे संपूर्ण अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्वीकार करने के पक्षधर है। यहाँ पर एक और बात हम समझे कि भाषा के दृष्टिकोण से यह जो काल है वो अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। अब एक समस्या यहाँ पर यह जरूर है कि एक निर्धारित जो सीमा है वो हम नहीं बांध सकते, लाइन नहीं खींच सकते कि यहाँ पर अपभ्रंश पूरी हुई, समाप्त हुई, यहाँ से हिंदी शुरू हुई। लेकिन हाँ, दोनों का जुड़ना किसी न किसी स्तर पर वो इसमें जारी रहा, तो एक सामान्य मान्यता के आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि यह अपभ्रंश और हिंदी का जो है वो संधि काल रहा है। और यह भी बहुसंख्यक विद्वान स्वीकार करते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है वो अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का ही साहित्य है। तो यह एक सामान्य जो दृष्टिकोण था कि हम भाषा और साहित्य का प्रारंभ बिंदु कब से माने, उस पर एक बहुत सारगर्भित बात हमने जो है वो करने की कोशिश की। और सबसे अंत में हम देखें कि आदिकाल की पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से जो है वो एक महत्वपूर्ण बात क्या उभर के आती है, तो वो ये उभर के आती है कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य में विविध काव्य रूपों के दृष्टिकोण से, भले वह जैन कवि लिख रहे हैं, सिद्ध कवि लिख रहे हैं, नाथ साहित्य है, या और भी अपभ्रंश का अपना अलग से साहित्य, अपभ्रंश के कुछ निर्धारित कवि है, या लोक साहित्य है, या गद्य का जो साहित्य में देखने को मिलता है, तो काव्य रूपों के और साहित्य के विविध रूपों के विकास के दृष्टिकोण से यह जो काल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में इसको इंगित जो है वह कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि एक आदिकाल की जिसको हम आपकी भाषा में कहें कि आउटलाइन या एक सामान्य पृष्ठभूमि जो है कि वहाँ कैसा उस समय परिवेश था, उस परिवेश में रहकर कवि क्या सोच रहा होगा, किस किस तरह के वह हालात रहे होंगे, उस दृष्टिकोण से जो है वो आदिकाल का साहित्य इस तरह का बना, वो पृष्ठभूमि आपको जो है वो सामान्य रूप से समझ में आई होगी, एक आपकी समझ बनी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी सर। आपने बहुत ही जो हमारी समय सीमा है उस समय सीमा में आदिकाल की पृष्ठभूमि को बहुत ही समेकित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस ज्ञानदूत आयोजन के समन्वयक होने के नाते और विषय के सहयात्री होने के नाते मैं आपके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और सभी विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करता हूं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि के संबंध में आपने कुछ अपनी जिज्ञासाएं चैट बॉक्स में शेयर की हैं। फिर भी आपसे मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस आदिकाल की पृष्ठभूमि के संबंध में जो भी आपके प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, आप अवश्य नोट कर लें। और जब भी इसका समाधान सत्र जब भी होगा, तब इन सत्रों में जिन जिन सह सहायक आचार्यों ने अपने व्याख्यान दिए हैं वे आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का हल और समाधान आपका करेंगे। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का और आज के हमारे वक्ता डॉक्टर कैलाश जी गहलोत सर का मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।